9 साल में पहली बार हो रहा है कि 20-20 विपक्षी पार्टियों का एक साथ सम्मेलन वो नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बैठक का फलाफल निकलेगा? हमको लगता है कि पहले ही लोग ये तय करेंगे कि भाई ये सारे मुद्दों पर हम इकट्ठा हों। तो लालू जी के को लेके होप रखते हैं कि नहीं नहीं आदमी जिंदा है, ये आदमी के पास अभी भी मास सपोर्ट बहुत ज्यादा है। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दुल्हा मेरे पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं हारिएगा, हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम इशू पर चुनाव लड़ेंगे। आगे के दिनों के नेता तो तेजस्वी हैं ही ना, इसमें तो हम लोग भी मानेंगे और नीतीश कुमार जी ने तो इसको मान ही लिया। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं नलिन वर्मा जी। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छे लेखक हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी, गोपालगंज टू रायसीना, इसके अलावा बिहार पर आधारित कई किताबें, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। अभी एक और नई किताब आ रही है बिहार की ग्रामीण जीवन की संस्कृति के बारे में। नाम खुद नलिन वर्मा जी बताएंगे। स्वागत है नलिन जी। और हम चर्चा करें, किताब का नाम बता दें पहले, जो नई किताब आने वाली है। राजकुमार हार्टथ्रॉब, जो बिहार के ग्रामीण जीवन की किताब है, इंग्लिश में है जी। वो ओम बुक्स इंटरनेशनल से आ रही है अक्टूबर-नवंबर में। चलिए, बहरहाल हम लोग चर्चा करते हैं। कल पटना में विपक्षी महाजुटान है और नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश की पहली संयुक्त बैठक है। पहल नीतीश कुमार ने की है। लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बार बार स्पष्ट किया है कि मैं दावेदार नहीं हूं, लेकिन भाजपा को रोकना चाहता हूं क्योंकि ये देश का इतिहास बदलना चाहते हैं और देश के मुद्दों से भटक गए हैं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं नीतीश कुमार क्या बदलेंगे, नीतीश कुमार क्या रोकेंगे, नीतीश कुमार खुद मिट जाएंगे, नीतीश कुमार का कद क्या बचा। तो कल बैठक होनी है। 17 पार्टियों के नेता बिहार आ रहे हैं, कई लोग पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, भगवंत मान आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, स्टालिन। क्या आपको लगता है कि इस बैठक का फलाफल निकलेगा? क्योंकि कांग्रेस से कई पार्टियों का सीधा संघर्ष है। नीतीश कुमार चाहते हैं 1 to 1 फाइट। कुछ फलाफल निकलने वाला है? मोदी के रथ को रोक पाएंगे ये सब? देखिए, आपने पहले एक बात कही कि प्रधानमंत्री बनने की जी, ये नीतीश कुमार जी बार बार मना कर चुके हैं। उनके पार्टी के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, हम सब पार्टियों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अब बीजेपी इसको उनको प्रधानमंत्री के रूप में कि पीएम बनने के कोशिश में हैं या उनको पीएम बनने का लालच है, तो इससे अपने पॉलिटिकल तरीके से करेक्ट बोलना चाह रही है। ये इस बात पर हम लोग उतना नहीं जाएं, जो नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर माने नहीं। आप लालू यादव, नीतीश यादव को लंबे समय से देखते रहे हैं और समझते भी हैं दोनों के नेचर और सिग्नेचर को। क्या लगता है आपको, वे महागठबंधन की सरकार फिर से बनाए? लोग कहते हैं नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मोदी के साथ थे तो कम से कम डबल इंजन की सरकार थी, अब नीतीश कुमार फिर से पलटू राम कहे जाते हैं। जी नहीं जी, नीतीश कुमार जी का 2022 में अगस्त के पहले का इमेज देखिए। वो 2020 में बीजेपी के ही चिराग पासवान के प्रॉपअप करने पर या एलिगेशंस लगाए गए कि भाई इनको लंगड़ी मारा गया। बाद में आने के बाद भी इन्होंने कहा कि इनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जो इनके पुराने जो आरसीपी सिंह के द्वारा जो भाग के फिर एमपी में वहाँ पर बीजेपी में चले भी गए हैं अभी। तो जब आए तो उनका क्या कद था? आज देखिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ थे, एनडीए के मुख्यमंत्री थे जी। अभी आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री हैं और 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री इनके कॉल पर आ रहे हैं। विपक्ष में जब गए हैं तो इनके कॉल पर 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 9 साल में पहली बार हो रहा है कि 20-20 विपक्षी पार्टियों का एक साथ सम्मेलन वो नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। तो अब से एनडीए में ठीक है मुख्यमंत्री थे, उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री तो अब भी हैं, लेकिन आप ही ने बताइए कि बीजेपी के हों या नॉन बीजेपी के हों, कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके एक कॉल पर नरेंद्र मोदी जिनको माना जाता है कि भाई देश के सबसे बड़े नेता हैं और इनको 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 9 साल हो गए, 10वां साल में प्रवेश कर चुके हैं।
उनके खिलाफ एक मुख्यमंत्री कॉल देता है और महाराष्ट्र से शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन साहब, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, ममता रामलिया ही, तो ये सारे लोग आ रहे हैं। तो क्या आप कहिएगा कि वहां पर थे तो ठीक थे? नहीं, जिस राजनीति में है उसमें इनका कद जो है काफी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये बीजेपी को चुनाव हारना जीतना तो एक साल बाद की बात है, लेकिन एक फॉर्मिडेबल चैलेंजर के रूप में अपोजिशन कल से एमर्ज, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होता है तो वो चैलेंज के रूप में नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट के रूप में कहना बहुत ही गलत होगा। वो चैलेंज है उन लोगों। नहीं, आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक संघर्ष इतना है। बात होती है 1-to-1 फाइट की, लेकिन ममता बनर्जी को कांग्रेस से परेशानी है क्योंकि कांग्रेस ने सीपीएम के साथ वहां समझौता कर रखा है। आपने कहा कि आप दिल्ली लड़ना छोड़ दो तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं इनकी औकात ही नहीं है कि इतनी सीटें जो ये मांगते हैं उनको हम दे दें। तो फिर कैसे होगा, कैसे ये मोर्चा बनेगा और कैसे संघर्ष होगा, कैसे कोई नैरेटिव तय होगा? फिर तो बीजेपी कहेगी ये सब, जैसा आज मायावती ने कहा कि दिल से तो मिल नहीं रहे हैं, हाथ जरूर मिला लेंगे। जी ठीक है, मायावती ने कहा कि दिल से तो मिल नहीं रहे हैं, हाँ, हाथ जरूर मिला जी। तो क्या भाजपा के साथ दिल से नहीं मिल रही है, हाथ मिला ली है? ये सब तो कहने का है, अपोजिशन के लोग बोलते हैं। हाँ हाँ। लेकिन बात है कि जो राजनीति में जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो इंट्रा पार्टी फाइटिंग होता है वो केवल यहीं पर सीमित नहीं है। आप जाइए, राजस्थान में चुनाव हो रहा है और देखिए कि अमित शाह जी का और वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, क्या इक्वेशन है। महाराष्ट्र, आप कर्नाटका में देख करके आए हैं कि डिफरेंसेस इतने थी कि वो भी येदियुरप्पा साहब ने प्रभाव डाला इस तरह से। तो वो सब पार्टियों में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट बात जनता की होती है। जब लोगों का दिमाग बन जाता है कि भाई हमको नरेंद्र मोदी जी को लाना है, जो 2019 में लोगों ने देखा था, लोगों ने ला दिया। अगर लोगों का दिमाग बन जाए कि नहीं इनको अब हटाना है, तो फिर पार्टियां भी वो बहुत कम दिन में इकट्ठी हो जाएंगी। कुछ इधर उधर भी होगा, आपस में मतैक्य का अभाव भी होगा। उसके बाद भी देखिए कि जाने वाले चले गए, आने वाले आ गए। हाँ, तो ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी। तो कल की बैठक से क्या फलाफल आपको दिखता है? ये तय हो जाएगा कि हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे या मुद्दों पर साथ संघर्ष करेंगे? ये हमारे समझ से अभी चुनाव में लगभग 1 साल की देरी है। अब तो 1 साल से कम बचा, 1 साल से कम बचा है, 11 महीने की देरी है। ऐसे केस में पहले तो हमको लगता है कि जो कल की मीटिंग होगी, हमको जो लगता है वो इशू जो इस देश में है, मणिपुर है, रेसलर्स का एजिटेशन लंबे समय से चल रहा है, स्कैम्स बीजेपी के राज्य में हो, जो कि बीजेपी अपने स्कैम के अगेंस्ट में 3-3 एजेंसी को लगा करके लोगों के ऊपर लगी हुई है। लेकिन उसके भी जो राज्य है, चाहे कर्नाटका के चुनाव में खुल करके सामने, मध्य प्रदेश में राशन स्कैम हुआ है, उसमें ये स्कैम हुए हैं। तो ये लोग, ये जो देश में एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक का सिलेबस को बदलना, इतिहास को बदलना, हमको लगता है कि पहले मुद्दों पर ये लोग, कल की जो मीटिंग होगी उसमें मुद्दों पर लोग इकट्ठा होंगे कि भाई हम इस मुद्दों पर इकट्ठा रहेंगे। दिल्ली में आप देखिए साहब की अध्यादेश के खिलाफ, तो एक तरह से देश में जो माहौल है, जो महंगाई है पहले ही से चली आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे इशू जो हैं, उनके प्रोमिसेज हैं नरेंद्र मोदी जी के, हमको लगता है कि पहले ही लोग ये तय करेंगे कि भाई ये सारे मुद्दों पर हम इकट्ठा हों, इसके बाद सीट की बात हम लोग आगे के मीटिंग में करेंगे। कल की मीटिंग में हमको लगता है कि मुद्दे पर हम लोगों की सहमति बने और उस पर कोई रिजोल्यूशन लिया जाए। देखिए क्या होता है। नहीं, यदि मुद्दों पर इन्होंने रिजोल्यूशन ले लिया, जैसा अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं, उन्होंने यह शर्त ही रख दी है कि बैठक में सबसे पहले दिल्ली की चर्चा हो, क्योंकि जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया है वह सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं, आगे जो गैर शासित भाजपा प्रदेश है उनमें भी केंद्र सरकार दखल दे सकती है। लेकिन कांग्रेस क्या राजी होगी? ये देखिए, कांग्रेस भी, इसने ये नहीं कहा है कि इसको सपोर्ट नहीं करते, इसने यही कहा है कांग्रेस। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के पक्ष में भी वोट किया है राज्यसभा में, आपको कश्मीर के इशू। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि आज तक बीजेपी के किसी रिजोल्यूशन को उसने सपोर्ट नहीं किया है। अभी भी कहा है कि भाई 1 महीना पहले हम इस पर फैसला लेंगे, लेकिन कांग्रेस का हिस्ट्री है कि बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकती है। तो इस समझे, ठीक है, एक पॉलिटिकल बात है कि उनके डिफरेंसेस आम आदमी पार्टी से हैं और
नीतीश कुमार जी पर ये जिम्मेवारी बनती है और लोगों पर कि कैसे हम आपस के अंतर्द्वंद को दूर करके इकट्ठा रहें। लेकिन कांग्रेस को आप मान के चलिए कि विरोध करेगा ही बीजेपी का, वो चूंकि उसके इतिहास, उसकी राजनीति है उसको विरोध करने की। हाँ, नहीं तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, लेकिन आप ये बताइए कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो उम्मीदवार नहीं हैं। हाँ। तो फिर उम्मीदवार कौन होगा? बीजेपी तो यही पूछ रहा है कि आपके पास दुल्हा कौन है? दुल्हा है कौन? किसके बूते लड़िएगा आप? आप तो राहुल गांधी को तो सीधे लोग पप्पू कह देते हैं। जब जीत होती है तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया जाता है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बात हो जाती है। तो क्या दुल्हा कौन? आप विगत कुछ चुनावों को ले लीजिए, देश की ही बात हम लोग कर रहे हैं। 2004 में दुल्हा कौन था? और क्या अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी, वो कम कद्दावर नेता थे? इस देश के कुछ गिने चुने प्रधानमंत्रियों का नाम लीजिएगा, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, तो उनका कद बहुत ही ऊपर था। शाइनिंग इंडिया का तो नारा था। और कोई आदमी जो विरोधी भी जो है वो मानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े स्टेट्समैन थे इस देश में, और पूरी दुनिया में उनको लोग मानते थे। उनके सामने कोई दुल्हा था? चुनाव हार गए थे। तो कहने का मतलब कि वो दुल्हा आपको 96 में भी कोई नहीं था। 96 में इलेक्शन हुआ, देवेगौड़ा बने थे, कोई प्रोजेक्ट हुआ था क्या कि भाई कौन बनेगा? 77 में भी नहीं था। 77 में भी नहीं था। 91 में भी नहीं था। तो ये ठीक है, बीजेपी का काम है कि तुम्हारा दुल्हा कौन पूछना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दुल्हा मेरे पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं हारिएगा। हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम इशू पर चुनाव लड़ेंगे। और इन लोगों का इम्फेसिस यही है कि कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मेरे समझ से नहीं, चाहे राहुल गांधी जी हों या नीतीश कुमार जी हों, किसी को भी लोग, राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कह देते हैं। पप्पू लोग कह देते हैं, देखिए इनको भी फेंकू कहते हैं। तो वो राजनीति में तो फेंका फेंकी चलते रहता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते ना हम लोग किसी को पप्पू मानते हैं और न किसी को फेंकू मानते हैं, न किसी को पलटू राम मानते हैं। राजनीति है भाई। तो ऐसे केसेस में क्या नरेंद्र मोदी जी फेंकू है? ऐसा तो नहीं है। इतनी बड़ी हजारों किलोमीटर की यात्रा किया राहुल गांधी जी ने, उसमें नेचुरल लाखों लोगों का रिस्पॉन्स सब हम लोगों ने देखा इस चीज को। उसके बाद कर्नाटका की विक्ट्री हुई है। अब कोई बीजेपी का नेता कुछ अपना व्हाट्सएप पर और पप्पू, ये सब जुमला है, लेकिन तब है कि बीजेपी राहुल गांधी जी का नरेंद्र मोदी जी को कहीं से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, वो तो नेता हैं ही। लेकिन राहुल गांधी जी का कद विगत जब से उन्होंने यात्रा की है काफी बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, राहुल गांधी जी का कद बढ़ा हुआ है। एक बात बार बार चर्चा में आ रही है, नीतीश कुमार जी ने कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहिए, समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। और कल मायावती ने भी अपने साथियों के साथ संबोधन में इसी बात की भविष्यवाणी की। ऐसी बातें क्यों होनी शुरू हो गई है कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो अगले साल अप्रैल मई में होना है, वह पहले भी हो सकता है? अब देखिए, इसका तो एक्सेस हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन पास्ट में चुनाव हुए हैं, बाद में भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं। वाजपेयी साहब ने चुनाव 6 महीना पहले करा दिया था, हालांकि वो हार गए थे उस चुनाव को। इंदिरा गांधी जी ने 6 महीना बाद की इमरजेंसी लगा दी। अब इन लोगों को लगता है कि हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो एक नैरेटिव डेवलप करें, कहीं लोगों का विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के पक्ष में मजबूत लोग अगर होने लगेंगे तो जब तक नीतीश कुमार जी को लगता हो कि जब तक ये हम लोग खड़े होकर ठीक से स्थापित हो, उसके पहले ही चुनाव हम करवा दें, तो एक अंदाज वो लगा सकते हैं कि भाई हमको लगता है अंदाज ही पर वो बोल रहे हैं। चलिए अनुमान की बात लेकिन एक बात और बार बार आती है, जैसा आपने कहा भी कि जो विपक्ष है उनके नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का एक्शन। आपने देखा मनीष सिसोदिया जेल भेज दिए गए। तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे हैं, आप तेजस्वी यादव के करीब हैं, लालू यादव से मिलते ही रहते हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुझे भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर चुनाव के पहले यह कवायद हो सकती है? हो सकती है जी, हमको भी लगता है। इसलिए कि देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं जी। अब स्टालिन के एक मिनिस्टर 10 साल पहले के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया जी। 10 साल पहले का कंप्लेन है। आप देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में गिरफ्तारी हुई है,
दो दो लोग, सत्येंद्र जैन जी। और सिसोदिया साहब कल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के करीबियों के यहाँ रेड हुई है महाराष्ट्र में। जी। और ये जो केस है लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो केस है, उसमें तेजस्वी जी पहले से नहीं है, उसमें एक्यूज नहीं है, लेकिन उसमें अब नए सप्लीमेंट्री चार्जशीट करने की बात है, नए फ्रेश एविडेंस की बात सीबीआई कर रही है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने पक्ष बीजेपी के में जो लोग हैं वो निश्चित रूप से उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है, नहीं कर रही है। हाँ, अपने लोगों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ। हाँ, बीजेपी में के जो लोगों बीजेपी में, के लोग हाँ, हैं, हाँ, जो कि भ्रष्टाचार के एस्टैब्लिश मुकदमे, सीएजी का रिपोर्ट आया है कि स्कूटर के बदले, ट्रक के बदले स्कूटर का नंबर भर दिया गया राशन घोटाला में, लेकिन कोई कांस्टेबल भी पूछने नहीं गया है वहां की सरकार से, वहां के लोगों से। हेमंत बिस्व शर्मा और नारायण राणे ये लोग मिनिस्टर तो बने हुए हैं और उन पर चार्जेस थे। तो सीबीआई, इनका एलिगेशन है विपक्ष के लोगों का कि केवल हमारे ही पाले के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि ऐसा हो तो रहा है इसमें। तो तेजस्वी खुद बोल चुके हैं। हाँ। तो हमको कहने में, आपको कहने में क्या दिक्कत है कि तेजस्वी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, मतलब विपक्ष को दबाने के लिए ऐसा हो ठीक है। चलिए अब आते हैं, नीतीश कुमार की बात हमने कर ली, शरद पवार की बात कर ली, राहुल गांधी की बात कर ली, ममता बनर्जी की बात कर ली, लेकिन लालू यादव के बिना बातचीत कहाँ खत्म होने वाली है। तो लालू यादव से आपने कल भी मुलाकात की है मेरी जानकारी के मुताबिक। क्या लालू यादव जो किडनी ट्रांसप्लांट करा कर आए हैं, क्या इतनी स्टैमिना बची है कि जहां राह में रोड़े अटकेंगे विपक्ष में उसे वो पूरा कर पाएंगे, या लालू यादव अब मान लिया जाए कि वो स्थिर हो गए हैं? नहीं, मेरी जो समझ है लालू प्रसाद जी के बारे में, वो स्थिर तो नहीं हो गए हैं। और दूसरी बात है कि उनके पास विल बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत ही भीतर के आत्मबल के बहुत मजबूत नेता हैं। और ठीक है, अभी मिल लोगों से नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हुए बहुत दिन नहीं हुआ, तो थोड़ा इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत गैदरिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन कल वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपना काम नहीं कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी से मिलने गए तो क्या वो जा करके वहां पर केवल भूजा पकौड़ा की बात किए होंगे, स्ट्रेटजी की बात किए होंगे, बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी जी सुनते हैं कि आएंगी तो उनसे मिलेंगी जा करके, वो फोन पर रहते हैं, वो देश अभी भी लोगों से वहां बात करते रहते हैं, लोग उनको फोन करता है। और अपोजिशन कैंप के जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं, वो लालू जी के को लेके होप रखते हैं कि नहीं आदमी जिंदा है, ये आदमी के पास अभी भी मास सपोर्ट बहुत ज्यादा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो इसकी भावना जो है उसके अनुरूप लालू जी रहने का कोशिश करते हैं। अच्छा। अभी बैठते नहीं है, इस सब की कामों को करते रहते हैं जी। तो लालू जी जहां रास्ते में रोड़े अटकेंगे उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, यह विश्वास अभी भी आपको? नहीं, हम ही को नहीं विश्वास जी, विपक्ष में नीतीश कुमार जी को भी विश्वास है। और सारे, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, आपको हेमंत सोरेन जी हो, स्टालिन साहब हो, जितने विपक्ष के लोग हैं, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सारे लोगों को, अखिलेश यादव हैं, आप जानते ही हैं, ये सारे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है लालू प्रसाद के ऊपर कि जब तक जिंदा हैं तो इनकी बातों को लोग सुन लेंगे। कहीं पर दो गो पेच फंसा तो ऐसे केसेस में लालू जी को लोग सुन लेंगे कि भाई नहीं भाई इनकी बात सुन लीजिए, सीनियर लीडर हैं, अपना कोई स्टेक नहीं, उनको पीएम सीएम तो बनना नहीं है और अब बड़े जनाधार के नेता हैं, तो ऐसे रूप में इनएक्टिव और स्थिर हो जाना। तो बल्कि तेजस्वी को भी मैं देखता हूं कि उनके आदेश का, उनके कंसल्टेशन का वो इंतजार करते हैं। अच्छा, लालू जी के कंसल्टेशन का इंतजार करते हैं, अभी भी करते हैं। राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, तो ये नहीं है कि सारा पावर जो है कोई इस्तेमाल कर रहा है, उनको एक फिगर हेड के रूप में रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। एवरीडे उनको ब्रीफिंग होती है कहाँ क्या हो रहा है देश में, विदेश में। तेजस्वी जी कहीं भी जाते हैं, आते हैं, तो उनसे राय मशवरा करते हैं, गाइडलाइन पर लोग काम करता है, पार्टी के लोग जाकर उनके पास बैठते हैं, वो गाइड करते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल हम लेते हैं। आपने शुरू में ही बात कही थी कि नीतीश कुमार अभी कोऑर्डिनेटर नहीं बने हैं, लेकिन कोई यूपीए बनता है और वो कोऑर्डिनेटर बनते हैं और दिल्ली की राह पर निकलते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार को संभाल लेंगे? नीतीश कुमार जी ने खुद अपने कहा है कि 2024-25 के जो चुनाव, 2025 का जो चुनाव होगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा।
देखिए प्रैक्टिकल बात समझिए जी। तेजस्वी जी अभी 30 में यंग हैं। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ तो चले ही गए हैं ना, जा ही रहे हैं अपना। 2024 तक तो देखना पड़ेगा कि भाई कैसे चुनाव में कैसे कोई परफॉर्म करता है। लेकिन अब लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी आगे के दिनों के नेता तो तेजस्वी हैं ही ना। इसमें तो हम लोग भी मानेंगे और नीतीश कुमार जी ने तो इसको मान ही लिया, बता चुके हैं लोगों को। चलिए, तो आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट नलिन वर्मा जी से कि कल जो बैठक हो रही है पटना में, क्या संभावनाएं हैं, विपक्ष कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत नहीं होगा, और विरोधियों को दबाने के लिए अब सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी क्या कर सकती है। क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार कर जेल भेजे जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी मिला है। तो हम बने रहेंगे आपके साथ, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।